Good afternoon, everyone. This is your host Peri Poshia for special address by Sri Ram Madhav ji. I would like to invite both Sri Ram Madhav ji sir and Sri Amit Gajjar sir to grace us on the stage. I would like to invite Sri Harsh Pandya ji to felicitate Sri Ram Madhav ji. Sri Ram Madhav ji is a seasoned public thinker and strategist who has spent decades working on the intersection of ideas, organization and nation building. Having served as National General Secretary of the Bharatiya Janata Party, he has played an important role in shaping political and organizational thought across the country. An author and a keen observer of global and national affairs, he brings with him a rare blend of ideological clarity, practical experience and intellectual depth, making his perspectives both grounded and insightful. Now I would like to invite Suchi Rotliwala ji to felicitate Sri Amit Gajjar ji. Sri Amit Gajjar ji is the owner of TMS Surat and a respected leader in the local business community. Alongside his role at TMS, he is associated with People's Bank, where his efforts support financial services and community-centric growth. He is known for his entrepreneurial drive, commitment to service, and positive impact within the Surat business ecosystem. So, with a huge round of applause, please welcome Sri Ram Madhav ji. राम जी एक दुखद समाचार हमारे लिए है, इसलिए मैंने राम जी को बीच में रोका है। इस वर्ग के जो संयोजक हैं डॉक्टर रोहित तिवारी जी, उनके दादाजी का प्रयाग में स्वर्गवास हो गया है और वो डेडिकेटेड कितना है और वो अपने कार्यकर्ता के रूप में किस प्रकार से काम करता है उस परिस्थिति में, इसलिए उनके संस्कार रोहित में उतरे। ये दादाजी के लिए 1 मिनट हम मौन पालेंगे और फिर हमारा कार्यक्रम आगे कंटिन्यू करेंगे। शांति शांति शांति। राम माधव जी। आदरणीय श्री अमित जी, आदरणीय श्री दिनेश भाई और all other eminences present here and my dear young friends. मैं सबसे पहले let me at the outset heartily congratulate Dinesh bhai and his team for putting together this leadership summit. I understand this is the 4th edition, चौथी बार किया जा रहा है और इस बड़े प्रयास के लिए मेरी शुभकामनाएं और साधुवाद देता हूँ। जो विषय मुझे आपके सामने रखने के लिए कहा है उस पर थोड़ी देर में आपके सामने बोलूँगा। If time permits, we can have a little bit of interaction also. हम एक बड़े संधि के काल से गुजर रहे हैं। वैसे ये क्लीशेड स्टेटमेंट है। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ क्लीशेड स्टेटमेंट। ये बात आप कई बार सुने होंगे।
बट सच में यह एक ऐसा समय है जब पूरा विश्व एक प्रकार की व्यवस्था से दूसरी प्रकार की व्यवस्था में जा रहा हो। ऑकेजनली विश्व के इतिहास में ऐसी घटनाएं होती है। टेनिसन करके एक बड़े अंग्रेजी कवि होते थे जिसने कहा, ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस टू द न्यू, लेस्ट वन गुड कस्टम करप्टेड द होल वर्ल्ड। पुरानी व्यवस्था बदलनी चाहिए, नई व्यवस्था आते रहनी चाहिए, नहीं तो आज जो हमको अच्छा लगता है वही आगे जाकर हम सबको खराब भी कर सकता है, हमको नुकसान भी कर सकता है। इसलिए व्यवस्थाएं बदलती रहनी चाहिए। दुनिया में व्यवस्थाएं बदलती है। तो जो द्वितीय महायुद्ध के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 समाप्त हुआ था, उसके बाद एक नया विश्व बना था, और यू कैन से ए न्यू ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर बना था, जिसके फ्रंट लाइंस में वेस्टर्न पावर्स थे, यूएस था, यूरोप था। उनके लीडरशिप में एक नए विश्व बनाने का प्रयास हुआ था। आज जो संधि का समय है, वो जो विश्व बना था 1945 के बाद, वह विश्व अब समाप्त हो रहा है, वह व्यवस्था समाप्त हो रहा है। दुनिया एक नई व्यवस्था बनाने की तलाश में है। वी आर इन दैट इंटरिनम, वी आर इन दैट गैप नाउ। एक 1930s में एक बहुत बड़े इटालियन स्टेट्समैन हुए थे, एंटोनियो ग्रामची। ग्रामची ने एक बहुत बड़ी बात कही, द ओल्ड ऑर्डर इज डाइंग, द न्यू वन इज येट टू बी बॉर्न, दिस इंटररेग्नम इज फॉर मॉन्स्टर्स। यानी जब एक पुरानी व्यवस्था समाप्त हो रही हो, नया अभी पैदा होना हो, जो बीच का कालखंड होता है ना, उस समय बहुत मॉन्स्टर्स पैदा होते हैं, राक्षस पैदा होते हैं। अब ये राक्षस कौन है, मैं कोई व्याख्या नहीं करूंगा, आप अपना इमेजिनेशन पे छोड़ूंगा, आप अपना इमेजिनेशन चलाओ। बट एक ऐसे संधि काल में हम है। तो जब लीडरशिप की बात हम करते हैं, तो आज ये बदलता हुआ विश्व को समझना नए लीडरशिप के लिए बहुत अहम चीज हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार के विश्व में हम पहुंचेंगे वहां कोई बाउंड्रीज नहीं रहने वाले हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सूरत में हूं तो मुझे क्या करना है दुनिया से। अब ऐसी व्यवस्था नहीं रहने वाला है। मैं अभी एक अपने कार्यकर्ता के घर में था, वहां एक व्यक्ति मुझे मिलने आए थे। वो चॉकलेट्स बनाते हैं, टॉफी बनाते हैं। टॉफी उनके पास एक छोटा सा कारखाना है, 300 लोग हैं, 50 टन का हर साल में टॉफी बनाते हैं। मैंने पूछा कहाँ जाता है, तो बोले सर इंडिया में तो जाता ही है, आजकल साउथ अफ्रीका वगैरह में भी जाने लगा है। He is just making some toffee sitting in Surat and he is selling them in South Africa. That is the kind of world you will see increasingly, very integrated, very shrunken world. छोटा हो गया दुनिया में प्रवेश करेंगे। उस दुनिया का नया जो चेहरा आ रहा है उसको समझना पड़ेगा, तभी जाकर एक लीडर, सच्चे लीडर के रूप में खड़ा हो सकता है। जो पुराने सोच से चलने से नए विश्व में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये जो नया विश्व होगा, यह विश्व की रूपरेखा एक पॉलिटिकली एक बनेगा। नहीं, पॉलिटिकल बहुत ज्यादा आपके लिए शायद आवश्यक नहीं है, फिर भी मैं संक्षेप में बता देता हूं। हमने लास्ट सेंचुरी में, आफ्टर दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्हेन द न्यू ऑर्डर वाज क्रिएटेड, वो ऑर्डर वाज अ बाइपोलर ऑर्डर। यानी एक तरफ वेस्टर्न पावर्स थे, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन के नेतृत्व में कुछ देश थे और यूएस के गाइडेंस में चलने वाले बाकी देश थे। दुनिया बटा हुआ था। इट वाज ए बाइपोलर वर्ल्ड। 1990s में सोवियत यूनियन समाप्त हो गया, तो यूएस के कई विद्वानों को लगा कि अब क्योंकि बाइपोलरिटी में से एक पोल खत्म हो गया, हम ही रहेंगे, इट विल बी ए यूनिपोलर वर्ल्ड, ऐसा उनको सबको लगता था। सच में था भी। 90 का दशक, आप में से कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, 90 का दशक जो विश्व में था वो एक यूनिपोलर ऑर्डर था। केवल तो यूएस और वेस्टर्न पावर्स जिस प्रकार चाहते थे उस प्रकार दुनिया में चीजें होती थी। एक अमेरिकी विद्वान है, अभी भी है, फ्रांसिस फुकुयामा। इन्होंने जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो रहा था तो फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में एक लेख लिखी, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उनका कहने का मतलब यह था कि अब इतिहास समाप्त हो गया, अब कोई और नया इतिहास नहीं रहेगा, पूरे दुनिया को अमेरिका के पीछे चलना पड़ेगा। यह सोच थी। पर वर्ष 2000 आते आते फिर से चित्र बदला है।
अनेक देश उठने लगे हैं। So last 25 years of the world's history shows that the world is no longer, of course, not bipolar anymore, not even unipolar, it is becoming multipolar. तमाम देश उठ रहे हैं बड़े देश के रूप में, प्रभावी देश के रूप में। मल्टीपोलरिटी का अर्थ है नहीं कि सभी पोल समान होंगे, सभी अमेरिका जैसा हो जाएंगे, नहीं, पर सभी का अपना अपना क्षेत्र में महत्व होगा। टर्की का अपना महत्व है, भारत का अपना महत्व है, रशिया का अपना महत्व है, साउथ अफ्रीका का अपना महत्व है, इंडोनेशिया का अपना महत्व है। ऐसे तमाम देश दुनिया में उभरेंगे जो अपने अपने रीजन में बड़े शक्ति के रूप में खड़े हो जाएंगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मल्टीपोलर ऑर्डर। उस प्रकार का मल्टीपोलर ऑर्डर बन रहा है। इस जो ऑर्डर बनने की ये जो प्रक्रिया चल रही है, इस इंटररिनम में, एक गैप में देश अंतर्मुखी हो जाएंगे, इनवर्ड लुकिंग हो जाएंगे। वो भी हम देख रहे हैं। कंट्रीज आफ्टर कंट्रीज आर टर्निंग नेशनलिस्ट नाउ। यानी पुराने वर्ल्ड ऑर्डर में नेशनलिस्ट कहना ही बहुत बड़ा गलत शब्द माना जाता था। नेशनलिज्म यानी बड़ा पैरोकियल है, खराब है, ऐसा माना जाता था। आज कंट्री आफ्टर कंट्री अपना देश का आइडेंटिटी को प्रखरता से कहने का प्रयास कर रहा है। इवन डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति, उनके एक ही स्टेटमेंट है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। Country after country is today talking about making their country great. Nobody is talking about globalization. दुनिया को ये करो, वो करो, नहीं, यार मेरे देश को ठीक करो पहले। तो एक नए प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम दुनिया में निर्माण हो रहा है। अब इस व्यवस्था में एक मल्टीपोलर ऑर्डर में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हो, कंट्रीज इनवर्ड लुकिंग जा रहे हो, ऐसे में भारत का क्या करना है, इस पर मैं शायद 10-15 मिनट थोड़ा फोकस करूंगा, क्योंकि मैं विश्व का जो बदलती हुई व्यवस्था का वर्णन करने लगूंगा तो पूरा समय वो ले लेगा, तो उसमें नहीं जाऊंगा। बट इंडिया को क्या करना है? भारत अपना जो देश है बड़ा एम्बिशियस देश है। हमेशा जब हमको आज़ादी मिली थी तो हम उस समय भारत का क्या करेंगे उतना सोचकर बैठने गए थे। ऋषि अरविंद होते थे, ये बहुत बड़े संत महात्मा हुए भारत में। उनका जन्मदिन 15 अगस्त था, जिस दिन भारत को आजादी मिली उसी दिन उनका जन्मदिन भी था। तो उनसे रेडियो वालों ने एक संदेश मांगा था। वैसे भी वो क्रांतिकारी थे, आजादी के आंदोलन में थे, बाद में महात्मा संत बने। तो उनसे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली का रेडियो स्टेशन वालों ने एक मैसेज मांगा। यू नो व्हाट हिज मैसेज वाज? इंडिया इज नाउ बिकमिंग फ्री। भारत आजाद हो रहा है। यह जो आजादी है भारत के लोगों को सतत तो बनाएगा ही, पर पूरे एशिया को आपको लाइट देना है। यानी भारत से अब एशिया आ गया, और आगे जाकर बोलते हैं पूरा एशिया तक नहीं रुकना है, पूरे विश्व में यह आजादी का सुगंध को फैलाना है और पूरे विश्व को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर लाना है। और उन्होंने अंतिम बात कहता है कि पूरे विश्व को स्वर्ग तुल्य बनाना है। यू हैव टू ब्रिंग हेवन ऑन अर्थ। उनका कहना था कि स्वर्ग और कहीं नहीं होता है, आपको यही हेवन को बनाना है, विश्व को स्वर्ग बनाना है। इसलिए भारत को आजाद होना है। यानी भारत के आजादी का, आजाद भारत का लक्ष्य क्या है? भारत को बड़ा बनाना, इतना नहीं था, विश्व को लाइट देना है। यू हैव टू गिव लाइट इनटू द होल वर्ल्ड एंड ब्रिंग हेवन ऑन अर्थ। ये हमारा एम्बिशन है। बट एम्बिशन होने से पर्याप्त नहीं है। उस एम्बिशन के लायक देश को बनना पड़ेगा। हमारा पहले जो आजादी के बाद का 50-70 साल चल गया, वो कालखंड ऐसा था कि हम थोड़ा हमारे देश को बनाने में लग गए। ये बड़ा एम्बिशन होने के बाद भी दुनिया में हम बहुत कुछ कर नहीं पाए। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द न्यू ऑर्डर टेकिंग शेप इन 2025, can your ambition be just mere an ambition, or you have to be in a position to actually intervene in the making of the new order? आज के दिन में भारत को उस प्रकार की क्षमता के लिए तैयार होना है। इसके एक दो कारण है, क्योंकि आज जो भारत के पास नेतृत्व है ये बहुत स्ट्रांग नेतृत्व है। For any country to rise, the first and foremost requirement is the leadership. लीडरशिप अगर नहीं है, लीडरशिप यानी नेता तो हर देश का होता है, बट उस लीडरशिप का एक विजन नहीं होता है, तो एक विजनरी लीडरशिप नहीं होता तो कोई देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। फॉर्चुनेटली फॉर अस वी हैव ए लीडरशिप व्हिच इज नॉट ओनली स्ट्रांग बट आल्सो हैज गॉट ए स्ट्रांग विजन।
ये विजन समझने के लिए मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं। 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहली बार यूएस के प्रधानमंत्री के नाते, बराक ओबामा यूएस के राष्ट्रपति थे, तो इंडिया यूएस के बीच में एक स्टेटमेंट रिलीज होता है, जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज होता है। वो जॉइंट स्टेटमेंट में एक बात बोली गई अमेरिका के साइड से, द यूनाइटेड स्टेट्स रिकॉग्नाइजेस द एम्बिशन ऑफ इंडिया टू राइज एज एन इन्फ्लुएंशियल एंड रेस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर। मैं तो राजनीति को बहुत क्लोजली अध्ययन करता हूं। मैंने इस प्रकार का स्टेटमेंट किसी भी देश के अंदर हमारे लीडरशिप को जाकर कहते हुए देखा नहीं है। इतना एक्सप्लिसिटली, आई हैव द एम्बिशन टू राइज एज एन इन्फ्लुएंशियल एंड रेस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर। आई मीन, मुझे अपने आप को, मैं कह रहा हूं कि मैं ग्लोबल पावर बनूंगा। वी आर ए स्ट्रॉन्ग कंट्री, वी आर ए विजनरी कंट्री एंड वी आर एन एम्बिशियस कंट्री। बट इस एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए भारत को 3-4 चीज करना पड़ेगा। वैसे तो मैंने एक किताब लिखी, उसमें 10 चीज का मैंने जिक्र किया, केवल 3-4 की बात मैं कहता हूं। पहला, इफ यू वांट टू राइज इन द वर्ल्ड एज ए स्ट्रॉन्ग प्लेयर, इफ यू वांट टू रियली गिव शेप टू द न्यू ऑर्डर, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग इंडिया। स्ट्रॉन्ग इंडिया का अर्थ होता है इंडिया दैट हैज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था को ताकतवर बनाना है। वैसे उस दिशा में हम कुछ काम ऑलरेडी किए हैं 10 साल में। भारत का ओवरऑल जीडीपी रेट आज 2 ट्रिलियन से बढ़कर 4 ट्रिलियन हो गया 10 साल की अवधि में। बड़ी रईस है इंडिया।